गुड मॉर्निंग, नमस्कार। करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे इस चैनल पे जितने भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइव चैट के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आज की जो टेस्ट सीरीज़ होने वाली है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से हम लोग एक नई टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमने शाम के टाइम में एक टेस्ट सीरीज़ शुरू की हुई है जो कि पॉलिटी से संबंधित थी। लेकिन आज से जो हम सुबह में एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो आपका साइंस से संबंधित है, और उसके सारे ही प्रश्न जो हैं वो एनसीईआरटी पुस्तक पे आधारित हैं। आपको पता होगा कि एनसीईआरटी से संबंधित अगर आप 6 to 12 तक के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर अपीयर होते हैं तो वहाँ पे आपके पास होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो साथियों, हमने इस समय ये प्रयास किया है कि एनसीईआरटी पुस्तक पे ही आधारित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसको हम लोग सॉल्व करें। और साइंस में हम लोग आज से जो सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं वो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित है। और इसमें जितने भी आप टॉपिक ये देख सकते हैं, इसमें हमने कंप्लीट 13 टॉपिक हैं बायोलॉजी में, जहाँ से हम लोग हर एक यूनिट को एक कंप्लीट वे में तैयार करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उनके एक्सप्लेनेशन को अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी समझ बहुत ही अच्छी डेवलप हो सकती है। इसके अलावा जो आज का हमारा पहला टॉपिक है बायोलॉजी से, वो है जीवों का वर्गीकरण। तो साथियों, आज की जो टेस्ट सीरीज है इसमें महत्वपूर्ण 35 से 36 क्वेश्चन होने वाले हैं, और जीवों का वर्गीकरण जो यूनिट है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी जल्दी से जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और तुरंत लाइव चैट में आ जाएँ, और यहाँ पर आपको जिस प्रश्न का आंसर आ रहा है आप उसका आंसर करें। अदरवाइज आप जो एक्सप्लेनेशन है उस पर ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके यूनिट जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। आप इन चारों विकल्पों को देखिए। कुछ निश्चित लक्षणों के आधार पर जीवों की पहचान करना, समरूपता तथा संबंधों के आधार पर प्रजातियों को उचित वर्गों के क्रम में रखना, जीवों के विकासीय परिवर्तन को दर्शाना, या फिर डी ऑप्शन है भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना। आपको बताना है कि निम्न में से जीवों के वर्गीकरण का कौन सा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे आप हर एक क्वेश्चन और उसके विकल्पों को देख रहे हैं, और आप मेरे क्वेश्चन पढ़ने तक आप जरूर इसका आंसर करते रहें। क्वेश्चन नंबर जो 1 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना। ये जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पे इसके आप डिटेल को थोड़ा समझ सकते हैं कि जीवों की जो शारीरिक संरचना, उनके विशिष्ट लक्षणों, परस्पर समरूपता एवं संबंध तथा उनके विकासीय परिवर्तनों को दर्शाने के लिए जीवों का वर्गीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जीव को लैटिन भाषा में एक नाम दिया जाता है। यद्यपि क्षेत्रीय स्तर पर जीवों के भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं, परंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत उन्हें लैटिन नाम ही प्रदान किए गए हैं ताकि संपूर्ण विश्व में उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। अतः इस आधार पर प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं कि वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है। आपके विकल्प है अरस्तु, कैरोलस, लिनियस, हिप्पोक्रेटस, या फिर डी ऑप्शन है व्हिटेकर। आज की टेस्ट सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और उनके एक्सप्लेनेशन से आपको निश्चित तौर पे इसके बारे में बहुत बेहतर समझ हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है साथियों कि वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कैरोलस लिनियस। यहाँ आप ध्यान रख सकते हैं कि कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये स्वीडन के वनस्पति शास्त्री एवं जीव विज्ञानी थे, जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीवों के वैज्ञानिक नाम एवं उनके वर्गीकरण की व्यवस्थित प्रणाली को प्रस्तुत की। लिनियस ने संपूर्ण प्रकृति को 3 जगत में बांटा है। पहला है आपका जंतु जगत, पादप जगत तथा खनिज में विभाजित किया है। उन्होंने पादप जगत को 24 वर्गों में तथा जंतु जगत को 6 वर्गों में विभाजित किया है। तो उम्मीद है यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन से आपको कई सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति है द्विनाम पद्धति, बहुनाम पद्धति, संघ पद्धति, या फिर वर्ग पद्धति। साथियों, हमारे साइंस को शुरू करने का
मेन मकसद ये है कि आप देखेंगे कि आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें कहीं ना कहीं ये साइंस का जो सेक्शन होता है ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो अगर हम लोग टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से इस यूनिट्स को तैयार कर लेते हैं तो आपके निश्चित तौर पे कुछ मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका जो आंसर है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, वो है ऑप्शन ए, द्विनाम पद्धति उसे कहा जाता है। जीवों का वैज्ञानिक नाम कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत द्विनाम नामकरण पद्धति के आधार पर किया जाता है। इसमें जीव को लैटिन भाषा में एक विशिष्ट नाम दिया जाता है जिसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग इस जीव के वंश को तथा दूसरा भाग उसकी जाति को व्यक्त करता है। अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा यानी कैपिटल तथा जाति का नाम छोटे अक्षरों यानी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। उदाहरण आप देख सकते हैं कि होमो सेम्पियंस, तो होमो सेम्पियंस जो इंग्लिश वर्जन है आप देख सकते हैं कैपिटल लेटर से स्टार है और सेकंड पार्ट जो है स्मॉल लेटर, जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। तो उम्मीद है आप यहाँ पे इसके बारे में डिटेल समझ पाए होंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप जितने भी स्टूडेंट इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं आप जरूर लाइव चैट में आ जाएं कि जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है, वंश, कुल, जाति या फिर संघ। इस यूनिट से यानी वर्गीकरण से संबंधित जितने अधिकतम क्वेश्चन हो सकते हैं उन सबको हमने आज के संडे की क्लास में लेने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, जाति। देख सकते हैं आप कि आधुनिक प्रणाली में जीवों के वर्गीकरण का जो अवरोही क्रम है वो निम्न है। सबसे पहले जगत, उसके बाद संघ, फिर वर्ग, फिर गुण, उसके बाद कुल, वंश, जाति। स्पष्ट है कि जगत वर्गीकरण में सर्वोच्च इकाई तथा जाति सबसे निम्नतम इकाई है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो जगत है वो सबसे ऊपर है और सबसे नीचे जो क्रम है वो क्या है, आपकी जाति, जो कि निम्नतम इकाई है। अतः इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो है ऑप्शन सी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? कैरोलस लिनियस, हेकल, कोपलैंड या फिर व्हिटेकर। आपने बताना है कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था। आप देखेंगे कि हमारी जो ये टेस्ट सीरीज है इसमें निश्चित तौर पे आपको बहुत सारे नए प्रश्न मिलेंगे, उनके आंसर मिलेंगे। अतः आपसे यही मैं कहूँगा कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे वीडियो में ज़रूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, व्हिटेकर। आप देख सकते हैं कि जीव जगत के वर्गीकरण की निम्नलिखित वर्गीकरण प्रणालियाँ प्रस्तुत की गई हैं, जो कि निम्न है। 2 जगत वर्गीकरण जो है वो कैरोलस लिनियस से संबंधित है, 3 जगत वर्गीकरण हेकल से संबंधित है, 4 जगत जो वर्गीकरण है वो कोपलैंड से संबंधित है, तथा जो ये क्वेश्चन था कि 5 जगत वर्गीकरण है ये RH व्हिटेकर से संबंधित है। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में जो 5 जगत बताए गए हैं वे हैं क्रमशः मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक तथा जंतु। तो साथियों यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं कि जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? पदानुक्रम, वर्गीकी, आनुवंशिकी या फिर आकृति विज्ञान। क्वेश्चन नंबर जो 6 है कि जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती, तो वो है ऑप्शन बी, वर्गीकी। आप देख सकते हैं कि जीवों अर्थात जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा वर्गीकी कहलाती है। जीवों के वर्गीकरण की प्रक्रिया आकृतिकी तथा पारिस्थितिकी एवं आनुवंशिकी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं कि कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा या फिर कवक। आपको बताना है कि कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन डी, कवक। आप देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल। ऑप्शन इसका डी है कि जीवाणु जो है
जीवाणु, नील हरित शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत में शामिल है। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव शामिल किए जाते हैं जिनमें केंद्रक का अभाव होता है। इन जीवों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, आर्किया अथवा आर्कीबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया अथवा बैक्टीरिया। कवक मोनेरा जगत में नहीं है बल्कि प्रोटिस्टा जगत में शामिल किया जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा मोनेरा जगत में शामिल नहीं है, तो वो है आपका कवक, क्योंकि कवक जो है वो प्रोटिस्टा जगत में शामिल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपके लिए कि विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटोजोआ या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, इनमें से किसी में भी नहीं। आप देख सकते हैं इसके डिटेल को कि जो विषाणु अर्थात वायरस जो होते हैं वो अति सूक्ष्म एवं अकोशिकीय संरचना वाले न्यूक्लियोप्रोटीन के कण हैं जिनमें प्रोटीन के आवरण से घिरा हुआ न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। विषाणु जीवित परिपोषी के शरीर में पहुंचकर सजीवों के समान लक्षण प्रकट करते हैं, परंतु स्वतंत्र अवस्था में निर्जीवों के समान व्यवहार करते हैं, इसलिए इन्हें सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। विषाणुओं को जंतुओं के वर्गीकरण के किसी भी जगत में शामिल नहीं किया गया है। ये जो अंतिम लाइन है आप इस पे ध्यान रखेंगे कि जो विषाणु होते हैं उनको जंतुओं के वर्गीकरण में किसी भी जगत में शामिल नहीं किया गया है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आप कि जीवाणुओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मोनेरा जगत से संबंधित एक कोशिकीय जीव, केंद्रक युक्त या फिर स्वपोषी। यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है साथियों, इसमें हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसके बारे में जानकारी होगी, अतः उसके आधार पे हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला हल कर रहे हैं। और एक ये सबसे बेहतर तरीका होता है कि प्रश्नों के माध्यम से आप उस क्वेश्चन के डिटेल को भी समझ लें और कैसे पेपरों में पूछता है ये भी आपको समझ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 9 है साथियों, इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 9th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी कि जीवाणु मोनेरा जगत में शामिल एक कोशिकीय जीव है जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं, परंतु कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, अब तक खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। आपके ऑप्शन है शैवाल, विषाणु, माइकोप्लाज्मा या फिर डी ऑप्शन है कवक। आपको बताना है कि खोजी गई सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। यहाँ आप ध्यान देंगे कि माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक जीव है जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये अब तक ज्ञात सबसे छोटी जीवाणु कोशिकाएं हैं। ये जीव मानव, पशुओं, पादपों, कीटों तथा मृदा आदि में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति नहीं होने के कारण इन पर जैविकों का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं आप कि कवकों के विषय में असत्य कथन है। इन चारों विकल्पों को आप ध्यान दें। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कवक उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति होती है। कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या फिर डी ऑप्शन है यीस्ट एवं मशरूम कवक के उदाहरण हैं। आपको बताना है कि कवकों के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी। देख सकते हैं ऑप्शन सी था कि कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो कि ये कथन असत्य है। आप इसका डिटेल को समझ सकते हैं कि कवक यानी फंगी एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रक कला पाई जाती हैं। बहुकोशिकीय कवकों का शरीर धागे जैसे कवक सूत्रों से बना होता है। इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसलिए अपना पोषण अन्य पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं। पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं: सहजीवी,
परजीवी तथा मृतोपजीवी। तो यहाँ आप इनके कवक के प्रकार को ध्यान रखेंगे और उसकी कुछ जो विशेषताएं बताई गई हैं उनको ध्यान रखेंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं आप कि कवकों का प्रयोग किया जाता है, आपके विकल्प है खाद्य पदार्थ के रूप में, एल्कोहल निर्माण में, ब्रेड बनाने में या फिर उपरोक्त सभी में। आपको बताना है कि कवकों का प्रयोग किया जाता है दिए गए विकल्पों में से किसमें। क्वेश्चन नंबर जो 12 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि कवकों का विशेष आर्थिक महत्व है। इनकी विभिन्न प्रजातियों का उपयोग अलग अलग उद्देश्य के लिए किया जाता है। एग्रीकस बिस्पोरस यानी मशरूम तथा मोर्सेलो का उपयोग सब्जी के रूप में, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यानी ईस्ट का उपयोग ब्रेड तथा अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कवकों से एंजाइम एवं एंटीबायोटिक्स भी प्राप्त किए जाते हैं। तो आप देखा आपने कि इन डिटेल के माध्यम से आप कवक के बारे में भी पूरा समझ पाए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है, ये कवक तथा शैवालों के सहजीवन का परिणाम है, अनेक औषधियों के निर्माण में इनका प्रयोग होता है, या फिर ये मृदा को हानि पहुंचाते हैं। साथियों, हम इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो सकते हैं आप उनकी तैयारी करें, न कि ऐसे प्रश्नों की जो आपको केवल आता है और मैं वही टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। यहाँ हमारा प्रयास है कि आप उन क्वेश्चन से भी गो थ्रू हो जाएं जो क्वेश्चन आमतौर पे एग्ज़ामों में पूछते हैं और आप उन पे ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे किसी भी एग्ज़ाम में आप सफल होंगे। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। एक बात का और ध्यान रखेंगे आप कि जो प्रश्न असत्य कथन लिखा होता है ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देख सकते हैं, इसका डिटेल आप देख सकते हैं। लाइकेन जो है एक थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवालों के मध्य सहजीवी व्यवहार के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यहाँ आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि कवक तथा शैवालों के मध्य कौन सा ये सहजीवी प्रकार का जो व्यवहार है, क्योंकि ये भी एक प्रश्न पूछा गया है। इस सहजीवन में कवक शैवालों को जल, खनिज लवण, विटामिन्स आदि प्रदान करते हैं, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवकों को पोषण प्रदान करते हैं। लाइकेन का प्रयोग मिर्गी, खांसी, पीलिया, डायरिया आदि रोगों की औषधि के निर्माण में तथा खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। ये मृदा को हानि नहीं पहुंचाते बल्कि मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। तो यहाँ जो भी की पॉइंट्स है जो कि कलर में है आप इसको ध्यान रखेंगे। इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देखते हैं साथियों और पॉइंट्स बनाते चलते हैं, नोट्स बनाते चलते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी बेहतर होगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं आप कि शैवालों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। शैवालों का जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बी विकल्प है प्रायः ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों के द्वारा किया जाता है। या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपको शैवालों के विषय में सत्य कथन की पहचान करनी है। साथियों, आज की टेस्ट सीरीज में हमने महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन के करीब लिए हुए हैं, तो आप 35 क्वेश्चन तक इस टेस्ट सीरीज में निश्चित तौर पे बने रहें। क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। आप डिटेल इसके देख सकते हैं कि शैवाल जिसे एल्गी कहा जाता है पादप जगत के सबसे सरल जीव हैं, जिनमें प्रायः पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वपोषित होते हैं। शैवाल ताजे जल, समुद्र, आर्द्र मृदा, पेड़ों एवं चट्टानों आदि पर पाए जाते हैं। विश्व का लगभग 75% ऑक्सीजन शैवालों के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है और तथा शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यानी जो ऊपर तीनों विकल्प दिए गए थे ये तीनों ही विकल्प सही थे, अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया है। आपके विकल्प है अम्ल वर्षा के कारण, विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण, इसकी विशिष्ट अवस्थिति के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए कि लाल सागर को यह नाम क्यों दिया गया है। आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी।
लाल सागर में ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नामक नील हरित शैवाल बहुत आयात में पाए जाते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो सागर का सामान्य नीला हरा जल लाल भूरा प्रतीत होने लगता है। इसी कारण लाल सागर को यह विशिष्ट नाम प्रदान किया गया है। तो आप इसका विकल्प ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन था बी, विशिष्ट शैवालों की उपस्थिति के कारण। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आपकी पादप जगत के वर्ग हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा या फिर डी ऑप्शन है ये सभी। आपको बताना है कि पादप जगत के वर्ग कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ये भी सभी। आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि जीवों के आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार वे सभी बहुकोशिकीय जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है तथा जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से स्वपोषित होते हैं, पादप जगत में शामिल किए गए हैं। पादप जगत को मुख्यतः 3 संघों में विभाजित किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा तथा ट्रेकियोफाइटा। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं आप, थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत शामिल नहीं है शैवाल, कवक, स्फैग्नम या फिर लाइकेन। साथियों इस समय हमारे इस YouTube चैनल पे आपके लिए सुबह के 8:30 बजे एक वीडियो हम आपके लिए अपलोड करते हैं तथा शाम के 8 बजे। और आप इन दोनों टेस्ट सीरीज़ों में अगर निश्चित तौर पे आप भाग लें, अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि आगामी कई परीक्षाएं हैं जिनकी नोटिफिकेशन आने वाली हैं, तो आप अपनी तैयारी अभी से बेहतर रखें। क्वेश्चन नंबर 17 जो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, थैलोफाइटा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो था कि थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, तो इसके डिटेल को आप देख सकते हैं कि थैलोफाइटा पादप जगत का एक संघ है जिसके अंतर्गत सबसे सरल पादप शामिल किए जाते हैं। इन पादपों का शरीर जड़, तन तथा पत्तियों में विभाजित न होकर एक थैलस के रूप में होता है। इन पादपों में संवहन उत्तकों का भी अभाव होता है। थैलोफाइटा संघ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शैवाल, कवक एवं लाइकेन शामिल किए जाते हैं। तो अतः इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, स्फैग्नम इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं आप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल हैं आपके। ऑप्शन है नास्टाक एवं एनाबिना, बी ऑप्शन है सारगैसम, सी ऑप्शन है कारा या फिर डी ऑप्शन है लेमिनेरिया। आपको बताना है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले शैवाल कौन से हैं। यह क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका जो आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नास्टाक एवं एनाबिना नामक शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सारगैसम शैवाल से जापान में कृत्रिम ऊन तैयार की जाती है तथा इसका प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में भी होता है। कारा नामक शैवाल का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है तथा लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ इनके डिटेल को आप जरूर नोट्स बनाते रहेंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं आप कि जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है तो वे किस पादप संघ के अंतर्गत आते हैं। आपके ऑप्शन है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा या फिर ब्रायोप्सिडा। साथियों आप ध्यान रखेंगे इस समय जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है ये साइंस की, और ये आज का जो यूनिट है ये मैं मानता हूँ कि आपके लिए काफ़ी ये टफ है। ज़रूरी नहीं कि सबका आंसर सबको पता ही हो, लेकिन ये ज़रूरी होगा कि अगर आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपके इसके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इस सेक्शन से 1 से 2 प्रश्न आपको पेपरों में ज़रूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन सी। देख सकते हैं आप कि जिन पादपों में भोजन व जल के संवहन के लिए जाइलम तथा फ्लोएम नामक संवहनी उत्तक पाए जाते हैं उन्हें ट्रेकियोफाइटा नामक पादप संघ के अंतर्गत रखा जाता है। ट्रेकियोफाइटा संघ को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी या और तथा तीसरा है आवृतबीजी। तो यहाँ आप इसको ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं आपकी टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के विषय में एक सत्य कथन है। आपके विकल्प हैं ये बीज रहित पादप हैं, इनमें बीजाणुओं द्वारा प्रजनन होता है, इनका शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित रहता है, तथा डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। आपको बताना है कि टेरिडोफाइटा पादप वर्ग के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अगर आप हमारे वीडियो में भाग लेते हैं तो हमें भी आगे वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है और एक ये लगता है कि नहीं हमारा प्रयास सफल हो रहा है। तो आप सभी ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन डी। यहाँ आप इसके डिटेल को समझ सकते हैं कि टेरिडोफाइटा वर्ग के पादपों में उपरोक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। ये पादप नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं तथा इनमें संवहन तंत्र यानी जाइलम एवं फ्लोएम उपस्थित होता है, परंतु पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता। इसलिए टेरिडोफाइटा को विकसित बीज रहित पौधा भी कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं आप कि संघ पोरीफेरा के जीवों की विशेषता नहीं है। आपके विकल्प हैं ये एक कोशिकीय होते हैं, इनमें नाल तंत्र नहीं पाए जाते, इनके शरीर पर कांटेनुमा संरचना होती हैं, इनके शरीर में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। साथियों इसमें इस जो बायोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा है इसमें आगे हम जब तंत्र पे आएंगे तो आप देखेंगे जितने तंत्र यानी सिस्टम से संबंधित जितने आएंगे चैप्टर्स वहाँ के जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये पूरे टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर अटेंड करें। क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। संघ पोरीफेरा के जीव अत्यंत साधारण बहुकोशिकीय जीव हैं जिसमें नाल तंत्र पाया जाता है जिससे इनके पूरे शरीर में जल प्रवाहित होता है। ये अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं। साइकॉन, स्पॉन्जिला आदि इस संघ के प्रमुख जीव हैं। तो यहाँ आप क्वेश्चन देख सकते हैं पूछा था कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो वो था ऑप्शन ए कि यह एक कोशिकीय होते हैं। ये इसमें गलत है, बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं वो तीनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं आप कि सूत्रकृमि किस संघ से संबंधित है। आपके विकल्प हैं एनेलिडा, एस्केलमेंथिस, प्लेटेहेलमिंथिस या फिर आर्थ्रोपोडा। चूँकि ये क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी पुस्तक पे आधारित हैं तो इनका अपना एक स्टैंडर्ड होता है साथियों, तो आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को बस अटेंड करें, उनके एक्सप्लेनेशन को समझते रहें। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी। सूत्रकृमि अथवा गोलकृमि स्केलमेंथिस अथवा निमेटोडो संघ के अंतर्गत आते हैं। इनका शरीर पतले धागे के समान बेलनाकार होता है जो दोनों सिरों पर नुकीला होता है। ये कृमि जल तथा स्थल दोनों भागों पर पाए जाते हैं तथा ये परजीवी होते हैं यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित जीवों तथा उनके संबंधित संघ को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आपके सूची 1 में जीवों के नाम दिए गए हैं और दूसरे में उनके संघ का नाम दिया गया। आपको इसको मैच करना है, लेकिन इसके विकल्पों को आप देख सकते हैं एक बार। आपके विकल्प ऐसे दिए हैं और सूची ऊपर है। आप साथियों इनको थोड़ा सा आप जूम कर लेंगे या फिर फुल स्क्रीन कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और उनके सूचियों को मिलाने के बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से जो सही विकल्प है आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है साथियों, इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है। यहाँ पे मैं इनका डिटेल बता देता हूँ, आप इसको ध्यान रखेंगे कि संघ एनेलिडा में खंडयुक्त अथवा वलय जैसी संरचना वाले जंतु शामिल किए जाते हैं। ये एक लिंगी तथा उभयलिंगी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जिसका उदाहरण है केचुआ। ये संघ एनेलिडा के बारे में हुआ। दूसरा है संघ आर्थ्रोपोडा, इस जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आप देखेंगे संघ आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें लगभग 10 लाख जंतु शामिल है। इनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है। जैसे उदाहरण है इसका मकड़ी, केकड़ा, मधुमक्खी, मच्छर इत्यादि। नेक्स्ट है इसमें संघ मोलस्का, ये
कशेरुकी तथा कशेरुकी जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें कोमल शरीर एवं कवच वाले जंतु शामिल होते हैं, जिसका उदाहरण है सीप अथवा ऑक्टोपस इत्यादि। इसके बाद था संघ कार्डेटा के जीव में शरीर के अंतर्गत पूर्ण विकसित होते हैं। इनके जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था में एक पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, उदाहरण मेढक, मछली, मनुष्य इत्यादि। तो आप यहाँ देख सकते हैं संघ कार्डेटा, संघ मोलस्का, संघ आर्थ्रोपोडा और संघ एनेलिडा, इन चारों के बारे में हमने डिटेल देख लिया और इसका जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं आपके संघ सिलेट्रेटा के जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण क्या है। आपके ऑप्शन है विभिन्न अंग तंत्रों की उपस्थिति, एक कोशिकीय होना, शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति, या फिर डी ऑप्शन है मस्तिष्क की उपस्थिति। आज की वीडियो में साथियों आप एक्सप्लेनेशन आंसर इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन क्वेश्चन के आंसर करने में। अगर आप ये हमारे साइंस के सारे वीडियो अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझिए किसी भी एग्ज़ाम के किसी भी प्रश्न को आप निश्चित तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी। संघ सिलेट्रेटा के जीवों के शरीर में एक ही गुहा पाई जाती है जिसे अंतर्गुहा कहते हैं। इनके मुख के चारों ओर लंबे संस्पर्शक पाए जाते हैं। इनमें मस्तिष्क, सिर, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है, जैसे कि हाइड्रा, समुद्री एनीमोन इत्यादि। इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था आपका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं आप कि अकशेरुकी तथा कशेरुकी नामक दो वर्गों में विभाजित है। आपको बताना है कौन सा संघ है, संघ मोलस्का, संघ कार्डेटा, संघ प्रोटोजोआ या फिर संघ सिलेंट्रेटा। आप अगर ऊपर के क्वेश्चंस के डिटेल को ध्यान से समझेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप निश्चित तौर पे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 25 है साथियों, इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं यहाँ पे वो है आंसर बी, संघ कार्डेटा। डिटेल देख सकते हैं आप कि संघ कार्डेटा में शामिल जंतुओं को कशेरुकी दंड की उपस्थिति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। वे जीव जिनमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता उन्हें अकशेरुकी तथा जिसमें कशेरु दंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी कहा जाता है, यानी संघ कार्डेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपके लिए कि अनियत तापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अनियत तापी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं मत्स्य, उभयचर, सरीसृप या फिर उपरोक्त सभी। आपको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के बारे में बताना है और ये क्वेश्चन नंबर जो 26 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यहाँ आप इसका ध्यान रखेंगे कि ऐसे जंतु जो वातावरण के ताप के अनुसार अपने शरीर का ताप नियंत्रित कर लेते हैं अनियत तापी जंतु कहलाते हैं। इसके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप वर्गों को शामिल किया जाता है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं के शरीर का ताप एक निश्चित स्तर पर स्थिर रहता है वे नियत तापी जंतु कहलाते हैं। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी वर्ग को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं आप। बस अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मछली का वाताशय यानी एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है। आपके विकल्प हैं सहायक श्वसन अंग के रूप में, द्रव स्थैतिक अंग के रूप में, सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों के रूप में, तथा डी ऑप्शन है मुख्य श्वसन अंग के रूप में। क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि मछली का वाताशय यानी जो एयर ब्लैडर है एक सहायक श्वसन अंग तथा द्रव स्थितिकी अंग दोनों के रूप में कार्य करता है। यह मछलियों की देह गुहा में स्थित होता है जिनमें वायु भरी रहती है। इसके कारण मछलियाँ बिना डूबे अथवा सतह पर आए बिना जल में एक निश्चित गहराई पर बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं आप कि पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षियों से भिन्न है क्योंकि आपके विकल्प है 4 विस्मों वाला हृदय होने के कारण, मध्यपट यानी डायफ्राम के कारण, पंखों के कारण या फिर लघु मस्तिष्क के कारण। क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका जो आंसर है वो है आप देख सकते हैं यहाँ पे वो है ऑप्शन बी,
पक्षी और चमगादड़ दोनों की शारीरिक संरचना में अंतर होता है। चमगादड़ों में मनुष्यों की तरह मध्यपट यानी डायफ्राम पाया जाता है, जबकि पक्षियों में इसके स्थान पर वायु कोष पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चमगादड़ बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि पक्षी अंडे देते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे जो डायफ्राम से संबंधित ऑप्शन बी था वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं आप। ये उम्मीद है कम से कम इसे तो आप सभी सही ही बताएंगे कि भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। आपके विकल्प है पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, एलिफेस इंडिकस या फिर बोस डोमेस्टिकस। आप ऑप्शंस को देखें और इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी। ध्यान रखेंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, जिसे टाइगर कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में यह भारत की वन्य जीव संपदा का प्रतीक है। विश्व के लगभग 2/3 भाग जो 2/3 बाघ हैं वो भारत में ही पाए जाते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे आप वर्ष 1973, प्रोजेक्ट टाइगर, वन्य जीव संपदा तथा पैंथेरा टिग्रिस, ये चारों पॉइंट्स जो हैं आप जरूर ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं आप कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं। आपके विकल्प हैं एस्टिवेशन, रिजनरेशन, हाइबरनेशन या फिर म्यूटेशन। आपने बताना है कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, हाइबरनेशन। ध्यान रखेंगे कि शीत ऋतु में बहुत से पशुओं की शारीरिक क्रियाओं की दर तथा तापमान कम हो जाता है और उनमें निष्क्रियता आ जाती है। सामान्यतः वे लंबे समय तक एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं। यह स्थिति शीत निष्क्रियता, प्रसुप्ति काल अथवा शीत निद्रा कहलाती है। शीत निष्क्रियता में जाने से पहले ये पशु सामान्य मात्रा से अधिक भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं तथा एक सुरक्षित स्थान की खोज करते हैं जहां वे इस अवधि में सुरक्षित रह सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। आपके विकल्प हैं यीस्ट, बी ऑप्शन है कॉलरेपा टेक्सीफोलिया, सी ऑप्शन है एजिटोबैक्टर या फिर डी ऑप्शन है अमीबा। क्वेश्चन 31 का जो आंसर है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, कॉलरेपा टेक्सीफोलिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। यह हरे शैवाल की एक प्रजाति है जो 6 से 12 इंच तक वृद्धि कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 32 देख सकते हैं आप कि जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है। जाल युक्त पैर, चौड़े पंख, लंबी चोंच अथवा पंजों वाली उंगलियां। क्वेश्चन नंबर जो 32 से 7 इसका जो आंसर है आप यहाँ देख सकते हैं वो है आपका ऑप्शन ए। जल में तैरने वाले पक्षियों में जाल युक्त पैर होते हैं, अर्थात इनकी उंगलियाँ एक जाल द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं। इनकी सहायता से ये सभी पक्षी जल को पीछे की ओर धकेलते हैं तथा जल में तैरने वाले पक्षियों में बत्तख, वाटर रेल आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सर्प विष रहित है। आपके विकल्प है किंग कोबरा, रसेल वाइपर, टाइगर स्नेक तथा डी ऑप्शन है अजगर। क्वेश्चन नंबर जो 33 है साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, टाइगर यानी पैंथन। देख सकते हैं कि विश्व का सबसे लंबा सर्प है जो 33 फीट अथवा इससे भी अधिक लंबा हो सकता है। यह एक विष रहित सर्प है क्योंकि इसमें विष ग्रंथियों का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 34, वह अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है। आपके ऑप्शन है फीता कृमि, हाइड्रा, केचुआ या फिर कॉकरोच। क्वेश्चन नंबर 34 जो आपसे पूछा कि अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी, कॉकरोच। कॉकरोच अथवा तिलचट्टा आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। इस संघ के जंतु प्रायः एक लिंगी होते हैं। इनका शरीर त्रिस्तरीय संरचना यानी कि सिरा, वक्ष एवं उदर में विभाजित होता है। इनके जीवन चक्र की प्रारंभिक अवस्था लार्वा अवस्था होती है, बाद में ये विकसित होकर वयस्कों में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 35 सर,
आप देख सकते हैं सभी लोग कि इधर के जो भी कुछ क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की टेस्ट सीरीज में 37 महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि कॉड निम्न में से किसकी प्रजाति है। आपके ऑप्शन है बकरी, मछली, फसल या फिर प्रवाल। और क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मछली। ध्यान रखेंगे कॉड गैडस वंश की मछलियों का सामान्य नाम है जो सामान्यतः समुद्रों अथवा झीलों की तलहटी में रहती है। कांड वाणिज्यिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मछली, इसकी मुख्यतः 3 प्रजातियां पाई जाती है, अटलांटिक कॉड, पैसिफिक कॉड तथा ग्रीनलैंड कॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ आपको सही मिलान वाला जो विकल्प है बस उसको चुनना है। इसको कोई सूची नहीं मिश्रित करनी है बल्कि आपको बताना है कि दिए गए सूची में कौन सा एक सही है। सबसे बड़ा स्थलीय जीव शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ा स्तनधारी शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा पक्षी हाथी या फिर सबसे बड़ी कोशिका नील व्हेल। आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही मिलान है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 36 जो है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन है सी। यहाँ पे इसके जो विकल्प हैं उसको बल्कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे एक मिसिंग हो रहा है क्योंकि वो रहता है तो आप इसमें मिक्स करते। चलिए यहाँ पे डिटेल से आप समझ सकते हैं कि जो सबसे बड़ा स्थलीय जीव है वो हाथी है, सबसे बड़ा स्तनधारी जो जीव है वो नीलविल मछली है, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है परंतु यह उड़ नहीं सकता, एवं इसका अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। तो यहाँ जो चारों विकल्प ये जो आपको सूचियाँ दी गई थी इनका जो सही मिलान है उसका यहाँ आंसर से आप डिटेल एक बार ज़रूर देख लें। आज की टेस्ट सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है यानी जो पहला हमारा यूनिट था जंतुओं का वर्गीकरण, उसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, मेलाकोलॉजी या फिर ऑर्निथोलॉजी। इन चारों विकल्पों को देखें और अपना आंसर बताएं आप कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 37 है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ऑर्निथोलॉजी। यहाँ पे आप चारों के बारे में डिटेल देख सकते हैं कि लिम्नोलॉजी जो होता है वो तालाबों, पोखरों, झीलों आदि के जीवों का अध्ययन है। हर्पिटोलॉजी जो होता है वो उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन है। मेलाकोलॉजी जो होता है वो मोलस्का संघ के जीवों का अध्ययन है, जबकि ऑर्निथोलॉजी जो होता है वो पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो साथियों आज की जो टेस्ट सीरीज है जिसमें महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों को हमने हल किया, आपको निश्चित तौर पे हमारे ये सुपर संडे की जो क्लास है आपको वाकई में सुपर लगी होगी। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो कि आपके लिए अननोन थे उनको आपने देखा, व्याख्या के माध्यम से उनको समझने का भी प्रयास किया। तो मैं आपसे बस यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर 1 से 2 बार और देखें, तो यहाँ पर आपको यहाँ के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तथा कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो यहाँ पे मैं आपको अगले पेज पे दिखा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आमतौर पे आप देखेंगे एसएससी के पेपरों में पूछ दिए जाते हैं। सबसे छोटा जीवाणु, सबसे बड़ा जीवाणु, पक्षी, सर्प, पुष्प, स्तनधारी, विषाणु और इनसे संबंधित जो भी पॉइंट है इन सब का डिटेल यहाँ मैंने एक बार दे दिया है एक लिस्ट के थ्रू। तो ये आप देख लेते हैं तो आपका ये जो हमारा जो जीव विज्ञान का टॉपिक शुरू हुआ था एनसीईआरटी बेस्ड, उसका जो पहला चैप्टर था जीवों का वर्गीकरण वो यहाँ पे आकर कंप्लीट होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और साथ ही हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर भी करते रहें। साथियों एक सूचना और आपको देनी है कि जितने हमारे स्टूडेंट कैरियर पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है कि अब ये हमारी कोचिंग क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। जो एक टारगेट बैच यूपीएसआई यानी यूपीएसआई का टारगेट बैच एक हम शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ जो नीचे दिया गया नंबर है आप यहाँ ध्यान रखेंगे, इस नंबर पर आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब लिमिटेड सीटें हैं। क्योंकि कोविड-19 के तहत हम आपको पता होगा कि ज़्यादा स्टूडेंट की क्लास नहीं ले सकते। तो जो भी लिमिटेड स्टूडेंट यानी 30 से 35 स्टूडेंट जो हैं अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो हम एक अलग अलग बैच कर क्लासेस ले सकते हैं। तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लें और इसके बाद अपने नाम को रजिस्टर्ड करा दें, उस हिसाब से आपको क्लास की टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो इतने ही रहने देते हैं। आप आज की क्लास आपको जैसी लगी आप फीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। अब नेक्स्ट डे हम लोग एक नए साइंस के टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।